बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम, और ये याद हो कि हमने ये बात डिस्कस की थी कि वाई सम कंट्रीज़ आर पुअर और वाई सम कंट्रीज़ आर रिच। देखें, लास्ट डे भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स को समझना ज़रूरी है। हम आपको इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के हवाले से तो पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ, मगर इकोनॉमिक्स हम आपको एजुकेट करना चाह रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स एटलीस्ट समझ में तो आए। पार्ट 2 के अंदर आप इंशाल्लाह ग्रेजुएट होके जा रहे हो, इंशाल्लाह आगे जाके भी पढ़ोगे, बट ऑब्जेक्टिव ये है कि इकोनॉमिक्स आपको समझ में भी आए और इकोनॉमिक्स आपको पेपर भी क्लियर हो। तो और दूसरी बात कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर तमाम मेजर कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के शामिल हैं। आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। आपको पता होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रोल प्ले करती है। आपको इकोनॉमिक्स के तमाम कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जब आपको ये बातें समझ में आएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग इकोनॉमिक्स को पार्ट 1 में इतना अच्छे से नहीं पढ़ते। हम उसको जस्ट कि किसी भी तरह से पेपर क्लियर हो जाए इस तरह से पढ़ते हैं, तो उस वजह से हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। मगर इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट यू मस्ट हैव टू लर्न, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली। अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपको बात नहीं समझ में आएगी। ठीक है जी। अब हमने लास्ट टाइम आपको ये बात डिस्कस की थी कि वाई सम कंट्रीज आर पुअर, वाई सम कंट्रीज आर रिच। तो उसके सो मैनी कॉजेज थे। उसके लिए आपका इंस्टीट्यूशन होना, उसके लिए आपके मोटिवेशन फैक्टर होना, उसके लिए आपका क्लाइमेट होना, उसके लिए आपके मुल्क की पॉलिसी मेकिंग होना, उसके लिए आपका टैक्स सिस्टम होना, उसके लिए आपका अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होना, उसके लिए अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन बनना, उसके लिए ऑनेस्ट गवर्नमेंट का होना, उसके लिए ऑनेस्ट पुलिस का होना, उसके लिए ऑनेस्ट सिक्योरिटी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि ये अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क होगा, ये अच्छे होंगे तो इन्वेस्टर कंफर्टेबल फील करेगा। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है वो ऑब्जेक्टिव है कि वो आपकी इकोनॉमी में पैसा लगाए, वो इंडस्ट्री लगाए, वो फैक्ट्री लगाए। अगर पैसे वाले को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, अगर पैसे वाले को बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, पैसे वाले के लिए पैसा मुल्क से बाहर ले जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई वाहिद कंट्री नहीं हो, उसको बांग्लादेश ऑफर करेगा आप यहाँ आकर हम आपको अच्छा लीगल सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है, आपको हम रिलीफ देंगे और हमारा जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी है, वो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देगा। उसको कोई नहीं है, वो अपना पैसा ट्रांसफ़र करेगा, जितना टैक्स आपके मुल्क में पे करना है करेगा, दूसरे मुल्क में इंडस्ट्री लगा लेगा। प्रॉब्लम आपका है, जब इन्वेस्टर आपके मुल्क से चला जाएगा तो इंडस्ट्री आपकी नहीं लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट आपके नहीं मिलेगी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोग काम नहीं करेंगे, लोग टैक्स नहीं देंगे, आपके रोड्स नहीं बनेंगे, आपके फ्लाईओवर्स नहीं बनेंगे, आपका एग्रीकल्चर का निज़ाम नहीं चलेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा। आप सारी की सारी ज़िंदगी एक अंडर डेवलप कंट्री में गुजार देंगे। जब पुलिस बात बात पे भत्ता लेगी, जब पुलिस जहाँ पर आपको रोकेगी आपसे पैसे लेगी, वो ऑनेस्ट सिस्टम नहीं होगा। कोरोना के अंदर हर जगह पैसा 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 इन्वॉल्व हो रहा है कि जहाँ पर भी SOPs हैं, आपको शॉप खोलनी है, क्या है, आप पर्टिकुलर थाने के अंदर आप पैसा दें, आप शॉप खोल सकते हैं। तो यहाँ तो बिजनेसमैन क्या कोशिश करेगा, जिसके पास ऑप्शन आएगा स्विच करने का, किसी और दुबई में कोई कारोबार करने का, कहीं वो स्विच कर जाएगा। उससे नुकसान क्या होगा, आपके मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी, आपका टैक्स रेवेन्यू नहीं क्रिएट होगा। इदारों का ऑनेस्ट होना, सिस्टम का ऑनेस्ट होना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दुनिया में जो डेवलप इकोनॉमीज हैं वहाँ पर देखा है कि उनका टैक्स का सिस्टम अच्छा है, उनकी पुलिस ऑनेस्ट है, उनके यहाँ करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में बहुत सारे पॉलिटिशियंस को सजाए मौत दी है करप्शन के अंदर। जब आपके डिपार्टमेंट में अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट लेके जाएं, चाहे वो पब्लिक के बेनिफिट के हो, आपको इतनी जगह उधर करप्शन होगी, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, जब जाके इंप्रूवमेंट होगी। आप जो चाहे बनाएं आप गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, तो इस तरह से इकोनॉमी ग्रो नहीं करती, ना डेवलप होती है। इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर्स को फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह
अभी भी हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लासेस के अंदर। और अब हम आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है। नेशनल इनकम को आप जब समझेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जीडीपी की। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी? ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर यूज होगा कि भाई जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी पे इंक्रीज होना। हम डे फर्स्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रोथ मींस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन जीडीपी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हमें जीडीपी क्लियर नहीं होगा और नेशनल इनकम के बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, हमें आगे की बातें समझ में नहीं आएगी। अच्छा, तो जीडीपी मतलब आप वैसे तो आई मेक श्योर कि आपको पता होगा जीडीपी मतलब क्या है। जी फॉर मतलब क्या होता है? ग्रॉस, ठीक है। डी फॉर मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। और पी फॉर मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस से क्या मतलब है? सबसे पहले हम अगर जीडीपी को समझें, ग्रॉस से क्या मतलब है, व्हाट इज ग्रॉस मींस। तो शायद आपको, आई मेक श्योर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा ग्रॉस का मतलब क्या है। देखिए, ग्रॉस मतलब जब भी हम डिस्कस करते हैं, ग्रॉस मतलब क्या होता है? विदाउट एनी डिडक्शन। क्या है? विदाउट एनी डिडक्शन। विदाउट एनी डिडक्शन, जिससे कोई डिडक्शन नहीं हो। अक्सर क्या होता है कि आप, अगर आपकी फैमिली में कोई जॉब कर रहा है तो वो बोलता है यार मेरी ग्रॉस सैलरी है, मेरी नेट सैलरी है। तो उसका मतलब क्या होता है कि यार मेरी, अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, वो बताता है मेरी ग्रॉस लेट सपोज 40,000 है, मगर मुझे जो नेट मिलती है ना, जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो होती है सपोज कर लो 35,000। 5,000 की उसको डिडक्शन होती है। ये डिडक्शन क्या हो सकती है? ये डिडक्शन सोशल सिक्योरिटी फंड हो सकता है, ठीक है। ये डिडक्शन गवर्नमेंट को जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो हो सकता है। ये डिडक्शन प्रोविडेंट फंड हो सकता है। इन शॉर्ट, कोई भी अमाउंट इसमें से जो डिडक्शन होनी है, वो डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट आता है वो नेट सैलरी का कहलाता है। इसी तरह जब हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं तो ग्रॉस का मतलब है टोटल। ग्रॉस का मतलब है विदाउट एनी डिडक्शन। ग्रॉस का मतलब है कि अभी इसमें से कुछ चीजें डिडक्ट नहीं हुई हैं, वो क्या है? तो ग्रॉस का मतलब क्लियर है। ग्रॉस का मतलब है विदाउट एनी डिडक्शन। क्लियर है? अच्छा, डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक कहते हैं हम टेरिटरी को। डोमेस्टिक हम किसको कहते हैं? टेरिटरी को। टेरिटरी क्या होता है? एरिया होता है। टेरिटरी मतलब क्या होता है? एरिया। अब हम बात करें यार, पाकिस्तान की टेरिटरी है। अब ये एक बहुत, अगर हम आप न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो चाइना का और इंडिया का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। उनके कुछ फौजी भी मारे गए हैं। वो क्या है कि वो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो एक लद्दाख है, एक जगह है जो चाइना और इंडिया बॉर्डर पे है, वो चाइना क्लेम कर रहा है कि वो हमारी टेरिटरी है, इंडिया क्लेम कर रहा है वो हमारी टेरिटरी है। ठीक है जी। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की बात करें तो जो कश्मीर आज़ाद और जम्मू कश्मीर है, उसके बीच में जो सियाचिन के इलाके वगैरह उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है, मगर हमारे यहाँ तो बॉर्डर लग गई, इतना मसला नहीं होता। वहाँ पर कोई बाढ़ या बॉर्डर या कोई फेंसिंग नहीं लगी है, इस वजह से वहाँ तो वो लोग क्लेम कर रहे हैं टेरिटरी। टेरिटरी मतलब क्या है कि यार ये हमारा एरिया है। इंडिया क्लेम कर रहा है ये हमारा एरिया है। तो जब हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक क्या है? टेरिटरी की बात कर रहा है। डोमेस्टिक क्या है? एरिया की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है? डोमेस्टिक मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया, एक होम एरिया, एक किसी एक सर्टेन आप कह लें कि बाउंड्री के अंदर जो है, उसको हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक। अच्छा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर हम लेते हैं गुड्स
एंड सर्विसेज। जब भी प्रोडक्ट की बात होगी तो प्रोडक्ट मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस मतलब है विदाउट एनी डिडक्शन, डोमेस्टिक मतलब क्या है, टेरिटरी या एरिया की बात करता है, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस लेक्चर के अंदर अभी हम इतना ही कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।